नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, चुनाव में धांधली से लेकर वक्फ संशोधन कानून बनाने और विपक्ष के खिलाफ जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने जैसे कई मामलों में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और मौजूदा सियासी हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह घेराबंदी और कड़ी हो सकती है। खासकर नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी के तेवर यही बता रहे हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस समय अमेरिका गए हुए हैं, जहां बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने सिस्टम की गड़बड़ियों पर बात की और बताया कि कैसे महाराष्ट्र चुनाव में धांधली की गई। राहुल गांधी ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बाकायदा आंकड़े भी दिए। यही आंकड़े वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग न तब इसका तार्किक जवाब दे पाया था, लॉजिकली जिसको कहते हैं जवाब न तब दे पाया था इलेक्शन कमीशन, और न अब दे रहा है, बल्कि चुनाव आयोग से पहले बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। खैर, बीजेपी का इस समय काम ही यही रह गया है कि जो उसके साथ नहीं है वो उसका दुश्मन है और वो दुश्मनी निभाने के अंदाज में ही बयान देती है। निशिकांत दुबे इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। लेकिन बीजेपी के हमलों के बावजूद विरोध की आवाज दब नहीं रही है। अमेरिका में राहुल गांधी ने विरोध किया तो कल वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली में एक बार फिर बड़ा हल्ला बोल होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है कल। इधर वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद बीजेपी शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर ही हमलावर हो गई है और निशिकांत दुबे ने जिस तरह सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर अपमानजनक टिप्पणी की, आज भावी मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना के बाद अगले महीने 14 तारीख को शपथ लेने वाले हैं यानी जस्टिस BR गवई ने अपनी तरह से उसका जवाब दे दिया है। इसी तरह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने भी निशिकांत दुबे के मुस्लिम आयुक्त वाले बयान पर ऐसा जवाब दिया है जिससे बीजेपी हक्का बक्का रह गई है कि अब वो क्या करे, कैसे करे। वैसे बीजेपी के लिए उलझने अभी और भी हैं दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी अब सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2016 और 2019 में भी सऊदी अरब जा चुके हैं, लेकिन यह तीसरी यात्रा है और इस तीसरी यात्रा में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि यह तीसरी यात्रा उस समय हो रही है जब वक्फ संशोधन पर देश में हंगामा खड़ा हो गया है। खैर, मोदी के दौरे पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आइए राहुल गांधी की बात करते हैं जो इस वक्त अमेरिका में हैं। बोस्टन के ब्राउन यूनिवर्सिटी में जब वो अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो यहां भी वो कहते रहे हैं, लेकिन जब वो विदेश में जाकर वही बात करते हैं तो बीजेपी, जबकि कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी उस पर बात न करके बीजेपी हल्ला बोल करती है, बीजेपी परेशान हो जाती है। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं, उसके बाद राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर कैसे इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं उसको भी देखेंगे। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कह रहे थे। वीडियो बहुत अच्छा नहीं है, मोबाइल से लिया हुआ वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, उसी को आप सुनिए। अंग्रेजी में बोल रहे हैं राहुल गांधी, थोड़ी बहुत हिंदी भी, लेकिन महत्वपूर्ण है, आप समझ जाएंगे कह क्या रहे हैं। सुनिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra Assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the poll was supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences.
राहुल गांधी की बात शायद आपको साफ साफ समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन राहुल गांधी बात कर रहे हैं भारत में चुनाव में जो धांधलियां हैं उस पर, और कैसे 65 लाख वोटों का हेर फेर हो गया 5:30 बजे शाम के बाद। राहुल गांधी की बात का समर्थन आरजेडी नेता दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मनोज झा ने किया है। सांसद भी हैं राज्यसभा में मनोज झा, काफी लर्नेड इंसान हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, और अपनी बात रखते हैं तो बहुत दमदारी के साथ लॉजिकल बात करते हैं। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। सर, राहुल गांधी यूएसए के दौरे पर है। कल बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता लगातार संदेह के घेरे में, साथ में उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोटर पड़ गए। नहीं, मुझे ये बताइए, बॉस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है? ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के थी, तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? अब आइए दूसरे पहलू पर कि विदेश जाकर के, तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह हमेशा करता रहा। प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कई दफा, 14 से पूर्व, न जाने 14 क्या उनके लिए, सिवाय उनके सत्ता में आने के, कि उससे पूर्व देश में लोग कहां पाप कर दिया, कहां यहां पैदा हो गया, इस तरह की बातें, और अपने विपक्ष को लेकर के भी जिस तरह का संवाद वो बाहर जाके करते हैं, तो मेरा मानना है कि उस नजरिए से देखिए, ये तो बहुत ही सॉफ्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या ऐसा नहीं है कि विदेश के अखबारों में भी छपा हो पहले। सर, बिहार तो सुन रहे थे आप यहां मनोज झा को साफ साफ अपनी बात रखते हुए, और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका यह बयान जो है वो गलत है या विदेश में जाकर यह बयान देना गलत है। सीधा सवाल पत्रकार महोदय से पूछ रहे हैं कि आप समझना जानना क्या चाहते हैं। यानी साफ है कि राहुल गांधी की बात चाहे देश में हो या विदेश में हो, बात जो है वो बहुत ही दमदारी से कर रहे हैं राहुल गांधी, और यहां लॉजिकल बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उतनी ही लॉजिकल बात यहां मनोज झा कर रहे हैं। वही आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, विधायक हैं, राजनेता हैं, और शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। आदित्य ठाकरे ने भी इसे पूरी तरह सच बताया है। ये जरा सुन लीजिए आदित्य ठाकरे को, कैसे इंडिया गठबंधन जो है वो राहुल गांधी के साथ है, वही यहां हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे को सुनिए। का स्टेटमेंट आया महाराष्ट्र चुनाव के लिए इंडिया के बाहर से, क्या कहना? 100% सही है, क्योंकि चुनाव आयोग भाजपा के ही कार्यालय से चलता है, उन्हीं के दफ्तर से चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है। 100% सही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चलता है। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच कहा, सही कहा, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं की फौज राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करने पर तुल गई है, और बीजेपी के जो मीडिया विंग है, तमाम जो दीवारों पे लटकाए हुए आप लोग देखा करते हैं, हमारे बहुत सारे साथी नहीं देखते, फिर भी मैं कह रहा हूं, वो सब भी सुबह से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश को बदनाम किया, ऐसे हेडलाइन से खबर चला रहे हैं। राहुल को देश विरोधी साबित करने पर तुल गई है बीजेपी, उनका पूरा अंग। बीजेपी की बौखलाहट पूरी तरह जाहिर हो चुकी है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BR गवई, जो आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं अगले 6 महीने के लिए, 14 मई को ओथ लेंगे जस्टिस BR गवई। BR गवई ने न्यायपालिका को हाल में निशाना बनाए जाने पर परोक्ष रूप से संकेत देते हुए क्या कुछ कहा है आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि हम पर संसदीय और कार्यपालिका के कार्यों में अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये बात कह रहे हैं। आपको बता दूं कि जस्टिस BR गवई ने यह टिप्पणी पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हाल में हुई हिंसा की जांच कराए जाने का अनुरोध करने वाली एक नई रिट पिटीशन यानी याचिका पर सुनवाई के दौरान कही है। जस्टिस BR गवई ने इस मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से कहा कि हमारी आलोचना की जा रही है कि हम न्यायपालिका के कामकाज में, विधायिका के कामकाज में, माफी चाहूंगा, कार्यपालिका के कामकाज में, विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह बात साफ साफ यहां जस्टिस BR गवई कह रहे हैं कि हमारी आलोचना की जा रही है कि हम कार्यपालिका और विधायिका के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जस्टिस गवई के इस जवाब में निशिकांत दुबे को भी जवाब मिल ही गया होगा। वैसे आज मुस्लिम आयुक्त कहे जाने पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने एक्स हैंडल पर, यानी ट्विटर, जो पुराना ट्विटर था अब एक्स हो गया,
एक्स हैंडल पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कोट शेयर किया, जिसमें लिखा था, मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि सूअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। मैंने बहुत पहले सीख लिया था कि सूअर से कभी कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम गंदे हो जाते हो और सूअर को भी यह पसंद है। इसमें एसवाई कुरैशी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन शायद निशिकांत दुबे ने इशारा समझ लिया और इस कोट का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक पुरानी पोस्ट पर लिखा, हां मैं सुअर हूं। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। मतलब अभी निशिकांत दुबे उलझे हुए हैं कि आखिर किस तरह वो आगे की लड़ाई लड़ें, क्योंकि अभी वो बीजेपी में अकेले पढ़ते दिख रहे हैं। मोदी के स्टैंड वैसे भी क्लियर नहीं है, आप जानते हैं मोदी का स्टैंड कभी क्लियर रहा ही नहीं। एक तरफ वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कपड़ों की पहचान से परे जाकर दोस्ती निभाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं। और इसी दोस्ती को निभाने अब नरेंद्र मोदी फिर सऊदी अरब जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया, क्या सवाल किया गया जरा स्क्रीन पर ले आइए। सवाल किया गया कि क्या आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच भारत में वक्फ बोर्ड के विवाद और कानून में बदलाव पर भी चर्चा होगी? यह सवाल पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री से। इस पर विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा था? विक्रम मिस्री ने कहा कि मैंने यह नहीं देखा है कि सऊदी अरब की तरफ से आधिकारिक रूप या किसी भी सरकारी विभाग ने इस मुद्दे को उठाया है। मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि यह मुद्दा दोनों की बातचीत में क्यों आएगा। मैं इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं कि यह मुद्दा दोनों की बातचीत में, यानी सऊदी क्राउन प्रिंस और साथ में इधर नरेंद्र मोदी जब मिलेंगे दोनों, तो यह मुद्दा दोनों की बातचीत में क्यों आएगा, मैं आश्वस्त नहीं हूं। खैर, यह विदेश मंत्रालय की बात, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिस्री का जवाब। बता दें आपको दोस्तों कि सऊदी अरब ने भारत में वक्फ संशोधन कानून पर जारी विवाद को लेकर सार्वजनिक रूप से अब तक कुछ भी नहीं कहा है। सऊदी अरब ऐसे भी किसी देश के आंतरिक मसलों पर टिप्पणी करने से परहेज करता रहा है। मगर सऊदी अरब के दबदबे वाला इस्लामिक देशों का संगठन, आप जानते हैं कौन है इस्लामिक देशों का संगठन जिसमें सऊदी अरब का दबदबा है? यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी OIC। लेकर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, उसके जो पूरे के पूरे जो देश हैं, ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये तमाम इसमें 45 देश तो ऐसे आते हैं, लेकिन उसके अलावा भारत इसमें बुलाया जाता है गेस्ट के रूप में। भारत में भी मुस्लिम हैं, काफ़ी हैं, इसलिए भी बुलाया जाता है। तो OIC भारत के मुसलमानों को लेकर आवाज़ उठाता रहा है। हालांकि वक्फ को लेकर भी अभी तक यहां से कुछ नहीं कहा गया है, OIC से भी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन इस संगठन के सदस्य पाकिस्तान ने इस नए कानून की आलोचना की है। बांग्लादेश में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। भारत में तो बहुत बड़ा मुद्दा बन ही चुका है। तो एक तरफ वक्फ, दूसरी तरफ निशिकांत दुबे, तीसरी तरफ जस्टिस BR गवई, चौथी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पांचवी तरफ सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो हैं राहुल गांधी। आज इन तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और आज चर्चा में ये बात करेंगे कि किस तरह एक साथ कई मामलों में फंस गई है बीजेपी और आने वाले दिन कैसे बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। अमेरिका से राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी को फंसा दिया है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, और कैसे यहां बीजेपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, उलझी हुई है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ एक गैप के बाद डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जुड़े हैं। प्रकाश जी जहां से जुड़े हुए हैं वहां लाइट नहीं है, लेकिन मोबाइल से जुड़े हैं और फिर भी आवाज़ बुलंद है प्रकाश जी की। रोशनी में, कम रोशनी में भी चेहरा साफ दिख रहा है। प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ कम रोशनी के साथ शकील अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी आवाज़ भी बुलंद है और सीधे अमेरिका में क्या कुछ हो रहा है इनसे समझेंगे। शकील जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ रोशनी भी है और आवाज़ भी है सुनील शुक्ला जी के पास। सुनील जी आपका भी स्वागत है। और इधर हमारे 2 साथी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दोनों का स्वागत। प्रशांत टंडन जी किताबों के बीच
बैठे हुए हैं। देखिए पीछे किताबें हैं। अभी एक नई किताब आई है, कल ही पढ़ रहे थे। तो प्रशांत जी आपका स्वागत। सुप्रीम कोर्ट उलझा हुआ मामला, सुलझाइए जरूर क्या कुछ चल रहा है। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी आपका भी स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं पहले शकील जी आपके पास। राहुल भैया कह क्या देते हैं शकील जी? राहुल भैया जहां जाते हैं कुछ बोल देते हैं, यहां उलझा देते हैं बीजेपी को। सब लग जाते हैं बीजेपी वाले राहुल भैया के पीछे। आखिर क्यों? आप क्यों नहीं कुछ समझाते हैं कि थोड़ा कम बोला करो राहुल भैया? राजीव जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोलते हैं वो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के खिलाफ बोल चुके हैं कि इस देश में जन्म लेना कितने शर्म की, कितने दुख की बात थी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? और किसी एक देश में नहीं, अभी कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है 8-10 देशों में अलग अलग विषयों पे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं कहा। नोटबंदी करके जब जापान गए तो वहां पे भारतीयों का मजाक उड़ाया। राहुल ने कभी न देश के खिलाफ बोला न देश की जनता के खिलाफ बोला। वो वहां भारतीयों का अपमान कर रहे थे, उनसे कह रहे थे कि पैसा नहीं है, नोटबंदी हो गई, शादी करना है। उस गरीब लड़की के माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लड़की की शादी में जिससे जो हो सकता है वो सहयोग करता है, सहयोग नहीं कर पाता तो जाके चुपचाप खड़ा हो जाता है। लड़की की शादी में कोई मजाक नहीं उड़ाता। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मजाक उड़ा रहे थे। राजीव जी, हम बताना चाहेंगे आपको, जब प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला था विदेश में जाके भारत के खिलाफ, तब कांग्रेस ने कहा था, उन्हें समझाइश दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि कृपया ऐसे नहीं बोला करिए। और जब नहीं माने मोदी जी तो कांग्रेस ने कहा था कि मोदी जी अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम अपना एक प्रतिनिधिमंडल आपके पीछे पीछे भेजेंगे। वहां जब आप भारत के खिलाफ बात करेंगे तो हम वहां पे जाके भारत के पक्ष में बात करेंगे। ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कहा था, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन मोदी जी नहीं समझे। जब भारत की जनता हथकड़ी बेड़ी डाल के आई, भारत के लोग आए, तब वो सारे जितने प्रवक्ता भाजपा के बोल रहे हैं, जितने नेता बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया, तब उन्हें अपमान महसूस नहीं हुआ। अपमान तो तब महसूस होना था जब 3 जहाजों में, वो भी वायुसेना के, कमर्शियल जहाज भी नहीं, बाकी देशों में कमर्शियल जहाज से पहुंचाए, चाय पानी के साथ पहुंचाए, हाथ पांव खोल के आजादी के साथ। और जब मोदी जी वहां पहुंच गए अमेरिका, उसके बावजूद पहुंचाते रहे, तब उन्हें अपमान महसूस नहीं हुआ। आज कह रहे राहुल जी ने अपमान कर दिया। ट्रंप ने अपने सामने बिठा के भारत के खिलाफ बोला, भारत के प्रधानमंत्री को सामने बिठा के उन्होंने कहा कि मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया, डर गया भारत जी। तब आपको अपमान महसूस नहीं हुआ। ये क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्या इन्हें पता है? अभी आज क्या बोला मोदी जी ने, आपके पास आ गया होगा। देश के 1000 साल का भविष्य हम तय कर रहे हैं। 1000 साल का। आज जो हम नीतियां बना रहे हैं, जो हम निर्णय ले रहे हैं, उससे देश का 1000 साल का भविष्य बनेगा। और उसमें जो सबसे मजेदार बात बोली उन्होंने कि 25 साल बीत गए, मतलब केवल 975 साल बचे हैं, ओनली 975 साल। ओह, ये इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके इस देश की जनता को कितना बेवकूफ बनाएंगे। क्या निर्णय ले रहे हैं? ये कह रहे हम जो आज निर्णय ले रहे हैं उससे देश 1000 साल का भविष्य तय करेगा। 5 किलो मुफ्त अनाज का ये निर्णय ले रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ाने का, सरकारी शिक्षा और चिकित्सा को खत्म करने का, पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, हायर एजुकेशन को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। आप क्या निर्णय ले रहे हैं? हर जगह परेशानी है, हर जगह दिक्कत है। ये चुनाव आयोग की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये जो बता रहे हैं कि चुनाव में यहाँ पे महाराष्ट्र में इतनी धांधलियां हुई, ये सब किसने करा है? ये क्यों होने दिया आपने?
अभी जो अमेरिका के लोग हैं, अमेरिका में जो वहां की गुप्तचर संस्था की भारतीय चीफ बनाई गई हैं, उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर ही सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ईवीएम नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मैंने मस्क से पूछा, मस्क जो है जिससे कल बात करी थी मोदी जी ने, जिस मस्क से मोदी जी ने ही पूछा होगा उससे, उसने भी वही जवाब दिया होगा जो अपने नेता को दिया है, ट्रंप को जी। उसने कहा नो, ये ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बैलेट पेपर ही अपना सही है। तो ये जो है राहुल गांधी जो है स्टूडेंट से जाके बात करते हैं विश्वविद्यालयों में। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के किसी विश्वविद्यालय में जाके स्टूडेंट से बात कर लें, इन्हें भी तो बात करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को भी तो विदेश जाते हैं ये, वहां स्टूडेंट से बात करना चाहिए जी। मोदी मोदी के नारे अपने लोगों से लगवा लेते हैं, उससे क्या होगा? बिल्कुल। ये राहुल का सवाल है, ये जबरदस्ती का बनाया हुआ सवाल है। राहुल गांधी वहां पे जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, और पहले यहाँ कह ही चुके हैं, वो 10 बार कह चुके हैं वो, कि ये सब क्यों हो रहा है भाई, इतने लाख वोट जो ये कहां से आ रहे हैं, क्यों डाले जा रहे हैं? पूरी दुनिया में कभी भारत के चुनाव आयोग का नाम हुआ करता था, एक क्रेडिबिलिटी हुआ करती थी, वो आप खराब कर रहे हो। और राहुल जो कह रहे हैं कि ये सब मत करो, तो आप कह रहे हो कि राहुल गलत कर रहे हैं। किसी ने आज तक ये कहा कि भारत में पैदा होना शर्म की बात थी? आप भारत में पैदा होके और उसी कांग्रेस के राज में, उसी यूपीए के राज में प्रधानमंत्री बने हैं, उन्हीं के उसी टाइम वोटिंग हुई थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि पैदा होना शर्म की बात है। और कहां कहा है ये विदेश में कहा है, वो अपमान की बात नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी विदेश जहां गए कि यहां देश में बवाल मच जाता है और सुबह से चर्चा होने लगती है। चलिए, चर्चा जरूरी है, लेकिन क्या चर्चा इधर जो निशिकांत दुबे छेड़ रहे हैं वो चर्चा जरूरी नहीं है? क्या चर्चा जिसके सेंटर में लाए गए हैं मुस्लिम आयोग कह के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी को लाया गया है, क्या वो नहीं है? तो बहुत कुछ है। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं तीसरी बार। वहां क्या यह सवाल किया जाएगा उनसे? देश में कपड़ों से पहचानते हैं, बाहर जाके गले लगते हैं। समझ में नहीं आता है कि मोदी जी की राजनीति है क्या। अमलेंदु उपाध्याय जी, माफी चाहूंगा, कल बोला था कि आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन बहुत जरूरी था शकील जी से शुरुआत करवाई, क्योंकि शकील जी वहां अमेरिका से राहुल गांधी से कनेक्ट थे सुबह से कि आखिर चल क्या रहा है, तो शकील जी को इसलिए पहले लेके आया। लेकिन आपके पास आता हूं अमलेंदु जी, तो माफी के साथ, इसलिए क्योंकि आपसे वादा किया था कि कल आपसे शुरुआत करूंगा। जरा आपसे समझूं अमलेंदु जी कि क्या यहां पर राहुल गांधी का एक भी वक्तव्य जो यहां बोलते हैं वो सुर्खियां नहीं बटोरता। आप देखिए, मजेदार है। और जैसे ही विदेश में जाके बोलते हैं भारत पर हमला, ये आखिर क्या है? मतलब बोस्टन यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के बीच अगर भारत की बात की तो भारत पे हमला। नरेंद्र मोदी जी, जैसे बोल रहे थे अभी शकील जी, नरेंद्र मोदी जाकर कोरिया में, चाइना में और कहां कहां सब जगह, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और भारत में पैदा पहले 2014 से पैदा होने को अपराध बताते थे। उस पर तो कुछ हमला नहीं होता। तो यह दोहरा रवैया क्यों है? और क्या राहुल गांधी सचमुच गलत? अगर राहुल गांधी गलत कर रहे हैं तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। जरा अगर गलत है तो आप आलोचना कर दीजिए, हमारे साथी बहुत सिर माथों पे आपकी बातों को लेंगे। लेकिन अगर यहां बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी का जो मुखपत्र और मुख्य मीडिया जो मुख्य अंग है वो अगर गलत कर रहा है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आखिर आपकी नजर से राहुल गांधी? गलत कर रहे हैं, देश पे हमला करवा रहे हैं, देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, देश को कूड़े में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर रही है कि राहुल गांधी की बात में वजन होता है और राहुल गांधी की बात सारी दुनिया में सुनी जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी खुद तय कर रही है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसको सारी दुनिया सुनती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी रहती है। क्योंकि ऐसे तो अगर कोई कुछ बोले और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है इकोसिस्टम अगर पीछे लग जाए तो इस साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी महत्ता को स्वीकार कर रही है। दूसरा राजीव जी, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी है उसमें कोई ना कोई जो है राहुल गांधी का खुफिया आदमी है जो वहां जाकर सूचनाएं देता है और राहुल गांधी वहां से मैनेज करते हैं
क्योंकि राहुल गांधी जब गए हैं राजीव जी अमेरिका की यात्रा पर, तो आप समझ सकते हैं कि ना तो कांग्रेस का ट्विटर हैंडल, ना कांग्रेस का यूट्यूब चैनल, ना कांग्रेस का और कोई हैंडल, कहीं से राहुल गांधी ने वहां क्या बोला ये बात नहीं आई। एक मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया क्लिप जो है वो चला है, वो वायरल हो रहा है लगभग 1.5 मिनट का, और उसके ऊपर पूरे देश में चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा कर रही है। तो ये आप समझ सकते हैं राजीव जी कि राहुल गांधी का मीडिया मैनेजमेंट कितना कमजोर है कि जो आदमी अमेरिका में गया है, ओवरसीज कांग्रेस ने वहां बुलाया है, अब वो ओवरसीज कांग्रेस जो है वो कायदे का एक फोटोग्राफर जो है और एक कैमरामैन जो वो हायर नहीं कर सकी कि राहुल गांधी की पूरी बात जो रिकॉर्ड कर ली जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का पूरा काम कर रही है, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ राहुल गांधी की बात जो है देश भर में पहुंचा रही है और बाहर भी पहुंचा रही है। लेकिन अमलेंदु जी ये 1.5 मिनट की बाइट हमने भी सुनाई, वही मैं पहले बोल दिया था कि ये मोबाइल से लिया हुआ वीडियो है, और लेकिन इस 1.5 मिनट ने अगर इतना तहलका मचा दिया तो वो जो 1.5 घंटे का भाषण राहुल गांधी ने दिया है, सवाल जवाब, जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दिया है, वो होता तो और बवाल मच जाता। इसलिए 1.5 मिनट में ही बढ़िया है, अभी थोड़ा सा मसाला मिला हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप तक रख रहा हूं वो ये कि क्या राहुल गांधी, बढ़िया है जब सुर्खियां विदेश जाके ही इतनी कमाते हैं, राहुल गांधी इतनी सुर्खियां बटोरते हैं, तो विदेश में रहे या देश की राजनीति अच्छी चलेगी? हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब यहाँ तो इंतजाम करना पड़ता है कि भाई अपने पूरी टीम लगाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, लोगों को बुलाओ। वहां तो बिना कुछ किए हुए यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है राहुल गांधी का पूरा एक तरीके से। दूसरी बात राजीव जी, जो 1.5 मिनट की क्लिप है भी, उस पर जो चर्चा भी हो रही है, तो उसमें राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बात तो सारे देश में सुनाई जा रही है कि महाराष्ट्र का चुनाव बेईमानी से जीता गया, राहुल गांधी ये कह रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचा रही है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव बेईमानी से जीता गया, चुनाव आयोग ने बेईमानी करी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, ये बात भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है। जवाब देना चाहिए था, चुनाव आयोग को जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो राजीव जी सब तरीके से समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का एक तरीके से काम कर रही है। दूसरा, जैसा आपने भी कहा कि राजीव जी अगर 1.5 मिनट की क्लिप जो है इतना हंगामा बर्पा कर रही है, अगर पूरी 1.5 घंटे की बातचीत आ जाएगी तो जाने कितना तूफान जो खड़ा होगा इस देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते नहीं बनेगा। तो इस तरीके की चीजें फैलाई जा रही है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। राहुल गांधी का भी 3 दिनों का दौरा है राजीव जी, और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी पहुंचे हैं और पीछे पीछे निर्मला सीतारमण भी अमेरिका पहुंच गई हैं, वो भी अमेरिका में ही है, सर वो भी बात करेंगे। निर्मला सीतारमण की चर्चा कहीं नहीं हो रही है कि निर्मला सीतारमण ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी की चर्चा जो है पूरे देश में हो रही है, और पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब उससे बात कर रहे हैं, और टीवी चैनलों पर बहस हो रही है, सुबह से चल रही है कि राहुल गांधी ने क्या कह दिया, राहुल गांधी ने क्या कह दिया। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो मुझे लगता है राजीव जी कि राहुल गांधी ने तो जो कहा है वो बात कायदे की कही है, जो यहाँ कहते हैं वही बात वही कही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की विदेश में कही हुई बात की समझ में आती है, तो जैसा आपने कहा तो राहुल गांधी को अपने विदेश के दौरे भी ज्यादा रखने चाहिए, और इसी तरीके ज्यादा रखने चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा समझ आती है राहुल की बात विदेश में कही हुई। आप देखिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी राहुल गांधी गए थे, और राहुल गांधी ने वहां एक छोटी सी बात कही थी, उसको लेकर यहाँ कितना तूमार बांधा गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। यानी कैम्ब्रिज का राहुल गांधी का भाषण कांग्रेस ने जितना नहीं फैलाया, उससे कई लाख गुना ज्यादा था वो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया कि देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, कैरोसिन छिड़क दिए, क्या कह रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि राहुल गांधी की अच्छी प्रचारक है। पहले तो कहा जाता था कि जब तक राहुल गांधी, जब तक बीजेपी आराम से जीतती रहेगी, ये बीजेपी वाले कहते थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब तक बीजेपी है और राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है, तब तक राहुल गांधी को अपना मीडिया मैनेजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की सारी बातें जो है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंचाती रहेगी। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी का ये छोटा सा क्लिप और उसके बाद बवाल? दूसरी तरफ यहां पर जस्टिस BR गवई के वक्तव्य को आप लोगों के सामने ग्राफिकली हमने रखा, और उसमें भी वो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसकी सुनवाई कर रहे थे, उस पर उन्होंने और साफ साफ कह दिया कि कार्यपालिका, हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा है कि हम लोग कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये इनकमिंग CJI हैं, इनकमिंग CJI हैं जो बात कह रहे हैं, ये इसको कितनी गंभीरता से इस बात को ली जाए, पहली बात। दूसरी बात, इसके पैरेलली राहुल गांधी जो वहां बात कर रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या हो गया है, सुन नहीं रहा, और जो हो रहा है देश में वो वहां के छात्रों को बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं वहां के लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, राहुल गांधी
चूंकि प्रधानमंत्री आज की तारीख में नहीं हैं, तो उनके राहुल के नारे नहीं लगते, उतना मैनेज नहीं होता। अगर मैनेज होता तो जैसे कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी की ओवरसीज कांग्रेस बढ़िया वीडियोग्राफर रखता और उसके बाद में वो ओवरसीज कांग्रेस यहाँ भेज देती, हम लोग उसको दिखाते, अच्छा वीडियो दिखाते। तो इन दोनों चीजों को पैरेलली देखा जाए, कैसे इसका विश्लेषण चाहता हूं आपके जरिए कि कैसे देखते हैं आप कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा के पैरेलल यहां देश में जो चल रहा है, एक उथल पुथल का माहौल है, गंभीर माहौल है। जी देखिए राजीव जी, 5:30 बजे से शाम के और 7:30 बजे तक महाराष्ट्र के चुनाव में 65 लाख वोट पड़ गए 2 घंटे में। ये बात पहले भी आई थी, लेकिन आज इसको बीजेपी ने घर घर पहुंचा दिया। अब ये बात बहुत, और जो भी इसको सुन रहा है वो इस पे ध्यान दे रहा है कि 2 घंटे में 65 लाख वोट कैसे पड़ गए। तो ये बीजेपी ने राहुल गांधी की मदद कर दी है और जो उनकी सरकार है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि आप ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते हो, इस पे सवाल खड़े हो गए। अभी तक ये बात हो रही थी, कई जगह दिल्ली में भी राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बात कही थी, पूरा डेटा बना के साथ कही थी। कांग्रेस पार्टी कई बार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए कर चुकी है बात, लेकिन आज ये हिलते हुए वीडियो से ये बात बीजेपी ने पूरे देश में पहुंचा दी और लोग सोचने को मजबूर हैं कि 5:30 से 7:30 बजे तक शाम को 65 लाख वोट कैसे पड़ गए जी। अब उसको राहुल गांधी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि अगर एक वोट डालने में 3 मिनट लगता है तो इतने वोट तो अगले दिन 2 बजे तक पड़ते सुबह। तो ये तो बीजेपी ने भला काम किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत की डोमेस्टिक राजनीति को, घरेलू राजनीति को, आरोप प्रत्यारोप, लांछन, भारतीयों को बुरा भला कहना, देश को बुरा भला कहना, ये काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। इसके पहले कोई भी नहीं करता था, बल्कि परंपरा तो ये थी कि सरकारें विपक्ष के नेता को भेजती थी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मिशंस में। राजीव गांधी ने वाजपेयी जी को भेजा था। तमाम ऐसे हमारे पास उदाहरण है कि जब विपक्ष के लोग यूनाइटेड नेशंस में या डिप्लोमेटिक मिशन में भेजे जाते थे। मुसीबत ये है राजीव जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब भी करते, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के पहले तक यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका में उनका वीजा प्रतिबंधित था, वो वहां जा नहीं सकते थे। वहां जा सकते होते तो वो इससे ही बुरा कहते जितना वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बोल चुके थे। दूसरी बात ये, मैं इस पे आता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ और ऋषिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ ने जो हमले किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जी, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्ड किया है बहुत शालीनता के साथ और इशारा कर दिया है कि आपकी ये धमकियां, आपके ये बयान सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। और उस जज के जरिए ये बाहर आया है कि हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका या विधायिका पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो फ्यूचर का चीफ जस्टिस है, जो नवंबर 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे, तमाम इम्पोर्टेंट मामले उनके पास जाएंगे जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक इशारा आया। और मजे की बात यह कि किस केस में उन्होंने किया, जब ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पे एक पिटीशन गई है सरकार के खिलाफ, जिसमें कि आर्टिकल 355 अप्लाई करने की बात हो रही है। उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि आप तो हमसे कह रहे हैं कि आप हस्तक्षेप करो, और हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम हस्तक्षेप करते हैं। तो जस्टिस गवई ने बहुत होशियारी से जो है वो याचिका भी चुनी और शब्द भी चुने, और बहुत सफाई से उन्होंने सरकार को और
जगदीप धनखड़ को, बीजेपी को बता दिया कि देखिए हम ये सब सुन रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट तो निशिकांत दुबे नहीं है ना, उस भाषा में सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। और क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, निशिकांत दुबे के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। जगदीप धनखड़ एक जो है डेकोरेटिव पोजीशन में बैठे हुए हैं जी। वो कोई एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, जुडिशियल रिव्यू की पावर है, किसी भी रिट को एक्सेप्ट करने की पावर है। दूसरा, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी दबाव बना दिया। जिनके पास कुछ वकीलों की याचिका गई है अटॉर्नी जनरल के पास कि निशिकांत दुबे के ऊपर आप कंटेम्प्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। अब अटॉर्नी जनरल के पाले में गेंद है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने धक्का और दे दिया उस गेंद में कि आप अटॉर्नी जनरल से कहिए कि वो प्रोसीड करें। दूसरा, एक बात बहुत महत्वपूर्ण और कही है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत की जरूरत नहीं है उनके खिलाफ मुकदमा करने के लिए, निशिकांत दुबे के खिलाफ मुकदमा करने के लिए। ये भी बात हुई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज सुप्रीम कोर्ट में एक इशारा सरकार को और पूरे कुनबे को मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को गंभीरता से ले रहा है, उसने नोट किया है और उसको वो रखेगा दिमाग में। अब इसका असर क्या हो रहा है? बड़ी अजीब घटना हुई आज दिल्ली में ही। एक मामूली चेक बाउंसिंग का केस दिल्ली की कोर्ट में था, जिसमें मुजरिम है उसके खिलाफ जब जजमेंट आया तो उसने महिला जज को कहा कि तुम अपने आप को समझती क्या, तुम हो कौन, तुम क्या जिंदा घर जा पाओगी? ये मुजरिम कह रहा है भरी अदालत में। वो जज साहिबा ने उसको नोट किया और उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये जो लिंच मॉब क्रिएट कर रहे हैं संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हुए लोग, एक प्रकार का लिंच मॉब क्रिएट कर रहे हैं जुडिशरी के खिलाफ। निश्चित मैं ऐसे जो बयान भरी कोर्ट में अगर उसने कहा तो वो भी मीडिया कंज्यूम कर रहा है ना, उसको भी देख रहा है ना कि कैसे जजों के खिलाफ बोला जा रहा है। जी बिल्कुल। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक पोजीशन में बैठे हुए लोग, जगदीप धनखड़ जो कि खुद वकील भी रहे हैं, वकील जुडिशरी का हिस्सा होता है, वो केवल अपने राष्ट्रपति पद के कैंडिडेचर के लिए आप इतना आगे चले जाएंगे कि आप जुडिशरी पे सीधा हमला करेंगे। आप न्यूक्लियर मिसाइल कह देंगे आर्टिकल 142 को, जिसको संविधान सभा ने पास किया और बिना डिबेट के पास किया जी। उसको आप कह देंगे कि न्यूक्लियर मिसाइल है वो। ये संविधान सभा, डॉक्टर अंबेडकर, नेहरू ये न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे थे। ये जुडिशरी को एक अधिकार दे रहे थे कि कोई भी अगर कोई तानाशाह सरकार आए तो जुडिशरी उससे निपट पाए, वो न्याय कर पाए। कई बार कानून में वो हिस्से नहीं होते हैं जिससे आगे जाके सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 142 में अधिकार दिया है। उसको आप कहें न्यूक्लियर मिसाइल है। इन सब का असर ये होता है कि एक मुजरिम ये कह रहा है कि तुमको देख लेंगे, तुम बाहर निकलो। जज से कह रहा है। मैंने तो कभी इतने साल मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग की है, लोअर कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी। बड़ा शालीन माहौल में सब बातें होती हैं। इस तरीके का तो मैंने नहीं सुना। जो पक्ष मुकदमा हारता भी वो भी सर झुकाता है, वो भी कहता है मोबिलाइज बाय योर लॉर्डशिप। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है जुडिशरी के खिलाफ। और आप सोचिए, अगर मैं आखिरी बात ये कह रहा हूँ राजीव जी, अगर ये 400 पार हो जाते तब क्या होता? 400 पार अगर हो ही जाते तो क्या होता? हम कल्पना नहीं कर सकते इस तरीके के बयानों को देखकर। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और लिंच मॉब तैयार करने की कोशिश इधर सड़क पे हो रही है, और वो भी न्यायालय के खिलाफ।
जो एक उदाहरण दे रहे हैं हम यहाँ पर प्रशांत टंडन जी, आज का उदाहरण एग्जाम्पल, जिसमें एक सिर्फ चेक बाउंस का मामला जिसमें सजा सुनाई गई और जिसके ऊपर जिसको सजा दी गई, वो सीधे जज साहिबा को कह रहा है कि देख लेंगे कैसे घर जाती हो। ये आखिर हो क्या रहा है? आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की। बड़े बड़े गुंडे मवाली हों अलग बात है, फिल्मों में ऐसे डायलॉग हम लोग देख लेते थे अलग बात है, लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ें नहीं होती थी। अब ये क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं क्योंकि जननेता, सांसद, विधायक ऐसी भाषा बोलने लगेंगे तो यही होगा, और वही हो रहा है। इस देश का माहौल खराब किया जा रहा है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझने लेने की ज़रूरत है। पहले प्रकाश जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा शुरुआत हुई आज से, कल पहुंचे हैं, कल रात को, मतलब यहाँ जब रात वहाँ दिन, जब वहाँ दिन वहाँ रात यहाँ दिन। तो वहाँ पर बोस्टन में जब ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण दिए, उसका एक छोटा सा क्लिप हम लोगों के बीच आया। हमारे से पहले उन लोगों के पास पहुँच गया, उस मीडिया के पास जहाँ पर उनकी लिंचिंग होने लगी। सुबह से शाम तक राहुल गांधी की लिंचिंग हो रही है। ये शब्द अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भी वो विदेश जाते हैं यहाँ देश में हड़कंप मच जाता है। आखिर क्यों राहुल गांधी ने यहाँ पर बीजेपी, और वो भी अमेरिका जाके क्यों फंसा देते हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को? अभी जा रहे हैं विदेश, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं, आराम से जाते, टेंशन में जाएंगे अब। तो क्या आखिर क्या कारण है, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ। प्रकाश जी, प्रकाश जी जुड़े हैं हमारे साथ? नहीं जुड़े हैं शायद। चलिए प्रकाश जी शायद डाउन है, वीडियो डाउन है। लेकिन सुनील शुक्ला जी, चलिए इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं, प्लीज। धन्यवाद राजीव जी। अगर आपके पास किसी प्रश्न का जवाब नहीं होता तो आप प्रश्न पूछने वाले पे सवाल पैदा करने लगते हैं, और जब आप प्रश्न पूछने वाले पे सवाल पैदा करते हैं तब उस सवाल की वैधता और बढ़ जाती है, वो सवाल नहीं खारिज होता। यह उसी तरह की स्थिति है। प्रश्न यह है कि राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं वो महत्वपूर्ण है या जहां उन्होंने कहा है वो महत्वपूर्ण है? आज तक दुनिया में कहीं कोई बात आप कहिए। और सरकार के खिलाफ सरकार से सवाल पूछना कौन सा गलत बात होगी? उद्देश्य के खिलाफ सवाल कैसे हो गया? अगर राहुल गांधी का सरकार से सवाल पूछना, निर्वाचन आयोग के कामकाज के ऊपर सवाल पैदा करना, निर्वाचन के कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप का सवाल पैदा करना, अगर देश के खिलाफ सवाल पैदा करना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसे प्रधानमंत्री जी भी शामिल थे तो रोज देश के सवाल खिलाफ सवाल पैदा करते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोलते हैं, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोलते हैं, रोज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। तो अब क्या उनका बोलना देश के खिलाफ बोलना है? सरकार के खिलाफ बोलना तो अगर और नेता प्रतिपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? और अगर आप नेता प्रतिपक्ष के सवाल को जवाब देने के बजाय उसके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो यह तो लोकतांत्रिक मूल्य और परंपरा नहीं है। आपको जवाब देना चाहिए। जो बात राहुल गांधी ने कही उसका जवाब दीजिए आप। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि देश के खिलाफ, देशद्रोही है? राहुल गांधी को आप देशद्रोही कह देंगे, और जो लोग सीधे सीधे देश के खिलाफ बोलते रहे उनको फिर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी ने जो सवाल पैदा किए हैं उन सवालों का जवाब जरूरी है। आपको बताना चाहिए कि जो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए उन सवालों का जवाब क्या है? अगर निर्वाचन आयोग ये कहता है कि चुनाव मतदान खत्म होने के बाद तक कई लोग चुनाव के मतगणना पड़े हुए मतों की गिनती करते रहते हैं, तो क्या पहले ऐसा नहीं होता था क्या? आखिर पहले के चुनाव में, 2014 के पहले के चुनाव में या 2014 तक ये लोगों को मत का प्रतिशत क्यों मिल जाता था आधी रात तक? और अगले दिन तो नहीं मिलता था। अगले दिन मिलता भी तो मामूली 2-4 माने पॉइंट कुछ परसेंट का अंतर होता था। 60 लाख 65 लाख वोट ज्यादा पड़ जाता है, ऐसी स्थिति तो कभी नहीं आई। इस देश में 1952 से चुनाव हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से पिछले कई चुनाव हो चुके हैं। अगर निर्वाचन आयोग की यह सफाई है कि मतदान होने के बाद तक काफी देर बाद तक उसकी गणना होती है, मतदान का प्रतिशत निकाला जाता है, तो पहले क्या होता था? पहले कैसे लोगों को पता चल जाता था? और अगर आज आप डिजिटल इंडिया का दावा करने वाले लोग, तकनीक का प्रयोग करने वाले लोग, अगर आप यह बात बताएंगे तो दुनिया का कौन सा देश उसको स्वीकार कर लेगा?
आज कोई बैठ करके कागज पर 1 2 3 4 थोड़ा लिखना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर है, डिजिटली आप जो चाहे सो उंगलियों पर आप 2 सेकंड के अंदर सब कुछ काउंट कर सकते हैं। ये आपके स्तर को कौन स्वीकार करेगा? और यह जो पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहे हैं, वो सवाल तो पैदा होंगे। और केवल वही मसला तो नहीं है, मतदाता सूची में 2 चुनावों के बीच में कुछ महीनों के भीतर बड़ी संख्या में मतदाताओं की संख्या बढ़ जाना, ये कैसे हो रहा था? कैसे हो सकता है? ये प्रक्रिया आपने क्यों इतनी पूरी कर ली और लोगों को विश्वास में लिए हुए? एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता हो गए, ये कैसे हो गया? क्या सवाल नहीं पैदा होंगे? और अगर आप चुनाव की शुचिता को सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो उस चुनाव से बनी हुई सरकार के नैतिकता पर भी तो सवाल पैदा होंगे। बिल्कुल। ऐसे आप इन चीजों पर कोई सवाल नहीं पैदा करेगा। अब अगर आप आपकी पार्टी का सांसद कोई मुख्य न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, देश के सबसे बड़े न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर सवाल पैदा करेगा और आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, केवल यह कह देने से कि इस भारतीय जनता पार्टी को इस बयान से कोई मतलब नहीं हो, उनका निजी बयान है। अगर उनका निजी बयान हो तो आप उसे सहमत हैं, मान लेता हूं आपका निजी बयान। एक पार्टी के सदस्य के नाते अगर आपका कोई सांसद इस तरह का बयान देता है तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या आप उसे सहमत नहीं दिखाई पड़ेंगे? आप इस तरह का अधिकार किसी को दे सकते हैं? दूसरे पार्टी के लोग इस तरह का बयान देने लगे तो आप उसको मान जाएंगे। और अगर सर्वोच्च न्यायालय आपके अनुकूल, जो आप जिसकी अपेक्षा करते हो उसके अनुकूल अगर आपका जजमेंट नहीं आएगा तो आपके लोग सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल पैदा करेंगे। यह देशद्रोह नहीं है। देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल पैदा करना देशद्रोह नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां करना देशद्रोह नहीं है। आप जो कहेंगे सब कुछ ठीक है, और आपके करतूत को का जो कोई पर्दाफाश करने का प्रयास करे तो वह देशद्रोह है। आप इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को आप कहेंगे कि वो मुसलमान आयुक्त थे, आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे यार, ये बड़ा सवाल नहीं हो पैदा होता। और मैं मान लेता हूं कि अगर निशिकांत दुबे जी की बात को मैं सही मान लेता हूं जी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने मताधिकार मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करने में सहयोग किया, ठीक है। अगर वो घुसपैठिए थे और बांग्लादेश से घुसपैठिए थे तो घुसपैठ हुई कैसे? घुसपैठ होने किसने दिया? यह तो कुरैशी साहब की जिम्मेदारी नहीं थी, यह झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। और अगर वो घुसपैठिए कुरैशी साहब के कार्यकाल में उनको मतदाता सूची में उनका नाम डाल दिया गया तो रघुवर दास की सरकार ने उनका नाम हटाने के लिए कौन सा प्रयास किया? रघुवर दास की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसी राज्य के एमपी निशिकांत जी ने कोई प्रतिवेदन दिया है क्या निर्वाचन आयोग को कि ये नाम ऐसे हैं जो घुसपैठी है, इनका नाम जबरदस्ती डाल दिया गया है? आप केवल आरोप लगा देंगे, कुछ भी आरोप लगा देंगे, और आपकी पार्टी उसको सुनती रहेगी। इन पर जो सवाल पैदा करेगा उनको आप सवालों के घेरे में पैदा करने की कोशिश करेंगे आप। यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के जितने हथकंडे हैं जनता के सामने सब एक्सपोज हो रहे। अब यह सरकार अपने गवर्नेंस की बात करना ही नहीं चाहती और इन्हीं चीजों को उलझाए रखना चाहती है कि जो अगर सरकार के कामकाज पे जो सवाल पैदा करे आप उस पर सवाल पैदा करने लगे। उस सवाल पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनकी जवाबदेही मत कीजिए। जो सरकार सवालों से बचने का प्रयास करती है गोया कि वह हताश है, उसके पास जनता के बीच से उठने वाले जो समस्या है उसका समाधान उसके पास नहीं है। और अगर आप लोगों के बीच उठ रहे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जनता के बीच में आपकी लोकप्रियता जनता के द्वारा नकारे जाने लगेगी, जनता आपको स्वीकार करने लगेगी। 2024 से चलता हुआ सिलसिला बहुत आगे तक जाएगा। जो आज सर्वोच्च न्यायालय जिसका उल्लेख भी आपने किया, सर्वोच्च न्यायालय ने गवाही सामने कह भी दिया कि हमारे ऊपर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। गोया कि आपके द्वारा दिया गया बयान अनसुना नहीं है, जिसको गंभीरता से लेना चाहिए उन्हें उस बयान को गंभीरता से लिया, और आप इस तरह के बयान देकर के बच नहीं सकते। किसको आप ऐसे बयानों से संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं? कौन मान लेगा आपकी इन बातों को? मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बातों से, इस तरह के बयानों से केवल अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है।
राहुल गांधी पे हमला करके आप अपने विफलताओं को छुपा नहीं सकते। और सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ बयान देना, और अरे कोई सामान्य व्यक्ति हो, उपराष्ट्रपति जी कुछ बोल देंगे। हालांकि मैं उपराष्ट्रपति जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो सर्वोच्च न्यायालय को उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल का स्वीकार कर लिया कि न्यूक्लियर मिसाइल है, और ये एक ऐसा मिसाइल है कि फिर आपका एजेंडा चलने वाला नहीं है, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को दो महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जिसके बारे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल है। और जब कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, अभी प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि जब संविधान सभा में अलग अलग अनुच्छेदों पे, आर्टिकल्स पे बहस हो रही थी, एक एक आर्टिकल पे घंटों, दिनों तक, कई दिनों तक बहस हुई है, तब संविधान का निर्माण हुआ है। तो इस 142 को, आर्टिकल नंबर 142 को सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर छोड़ दिया गया था। सब ने, इसका मतलब कोई बहस नहीं, इसका मतलब ये कि सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया गया था। क्या उस समय के लोग बुद्धिमान नहीं थे? और इनके शब्दों में कहें तो क्या उस समय के हमारे जो पूर्वज जो बना रहे थे वो सिर्फ फिरे थे क्या? उनके पास दिमाग नहीं था क्या? जैसी भाषा आज ये लोग कह रहे हैं उसी अंदाज में अगर बोला जाए, हम तो उसी भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये समझना होगा कि आप कह क्या रहे हैं। चाहे आप उपराष्ट्रपति हैं या आप सांसद हैं या आप मंत्री हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, इसलिए मदहोश हैं आप। ये बात समझनी होगी उन लोगों को जो जननेता हैं, आखिर देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए ये गंभीर सवाल है, हम बार बार इस सवाल पे आते हैं। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात की, राहुल गांधी पे हमला करने लगे आप, लेकिन आपके नेता एक पूर्व इलेक्शन कमिश्नर को मुस्लिम वर्ड के साथ जोड़ रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, वो मुसलमान, इसलिए मुस्लिम आयुक्त कह रहे हैं आप। तो आप इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये गंभीर सवाल है। जरा सोचिए दोस्तों, आप लोग भी, आखिर ये लोग अपनी पिछली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? गालियां देंगे वो लोग, आने वाली पीढ़ी जो है 1000 साल का। अभी हमारे शकील जी कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 1000 साल का भारत बना रहे हैं, जिसमें से 25 साल निकल गया है, तो 975 साल बचा है। लेकिन ये जो 1000 साल का बना रहे हैं उसमें आप अगले 5 साल क्या बनाने वाले हैं? आप 2047 की बात करते थे, स्वर्णिम भारत, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं वो दिख रहा है। कुछ नहीं, जिसकी भी सरकार रहे, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश को एक दिशा देने का काम सरकारों का होता है। क्या वो दिशा, जो डायरेक्शन है वो सही है? ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। आना चाहता हूं, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, फिर वीडियो शायद डाउन है आज प्रकाश जी का, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश जी का भी डिस्कनेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं और चूंकि मोबाइल से जुड़े हुए हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। एक बार फिर शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं शकील जी, हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं और बात यहाँ देश में जो चल रहा है, इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने जो बात कही है, जरा उसको और थोड़ा सा विस्तार दीजिए। और इसमें SY कुरैशी को लेकर जो यहाँ कहा गया है, कैसे आप इसको कनेक्ट करते हैं? क्या सबसे बड़ा हथियार चुनाव आयोग है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए? और क्या अब चूंकि आने वाले समय में बहुत सारे चुनाव हैं, जिसमें बिहार का चुनाव भी है, राजीव कुमार जी तो चले गए, लेकिन अब दूसरे साहब लोग जो आए हैं, ये लोग कितना साथ देंगे ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन उससे पहले जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उसका जवाब आखिर क्यों नहीं देता चुनाव आयोग? यह सवाल तो बनता है यहां पूछना। शकील जी। जी राजीव जी, देखिए, जहां तक निशिकांत दुबे का सवाल है, वो बहुत जल्दी अपने असली निशाने पे आ गए। जो असली निशाना है और जिससे उन्हें लगता है कि वोट मिलेंगे और हम सत्ता में बने रहेंगे, वो मुसलमानी है। इसीलिए उन्होंने मुसलमान आयुक्त का प्रयोग किया। आपने बताया, बहुत अच्छी बात है कि SY कुरैशी ने जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को कोट किया, लेकिन हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे कि ये जो बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ये व्यक्तिगत मामले में कहा था कि एक व्यक्ति किसी व्यक्तिगत मामले में जो गंदा है, आपसे लड़ना चाहे, अवॉइड कर दो, बच जाओ।
लेकिन ये जो निशिकांत दुबे ने कहा है, ये एक सामूहिक रूप से कहा है, एक वर्ग के लिए कहा है और उस वर्ग के लिए कहा है जो इनके लिए 11 साल से निशाने पर है। इसलिए निशिकांत दुबे के इस बयान पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये अवॉइड करने का मामला नहीं है, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है कि निशिकांत दुबे ने किसी एक व्यक्ति से कहा है। जैसे निशिकांत दुबे ने उमर अब्दुल्ला को अपने घर पे बुलाया, उमर अब्दुल्ला गए, वहां शाल दी गई और बड़ा स्वागत किया गया उमर अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला को बोलना चाहिए जरा, मुस्लिम मुख्यमंत्री, मुस्लिम उमर अब्दुल्ला, क्या बोलेंगे निशिकांत दुबे उसको? मुस्लिम आयुक्त की तरह, मुस्लिम मुख्यमंत्री। ये जो मामला किसी भी तरह से व्यक्तिगत नहीं हो सकता, ये मामला जो है एक समुदाय विशेष के ऊपर टिप्पणी है उनकी। और जहां तक ये सवाल है, देखिए हम आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की तो हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि ये लोग न्यायपालिका को गोदी मीडिया की तरह जी हजूर बनाना चाहते हैं। इनकी सारी लड़ाई इस बात की है कि जिस तरह से गोदी मीडिया जो है बिल्कुल चूचा नहीं करता है, उस तरह से न्यायपालिका भी नहीं करे। न्यायपालिका कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे फैसला दे रही हो जिससे सरकार को परेशानी में डाला जा सके। ये सरकार परेशानी में आ रही है, बहुत सारे ऐसे मामले थे जहां बच के निकल गई। और खुद चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, इससे पहले उन्होंने कहा कि मैं कोई विरोधी पक्ष भी थोड़ी हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे किसी ने पूछा था कि आप सत्ता पक्ष के क्या विरोधी पक्ष के? आपका काम है न्याय करना, जस्टिस करना, उसे पक्ष विपक्ष तो होता ही नहीं है। लेकिन आपने ये कह के अपने आप को बचाया कि मैं विपक्ष का नहीं हूं, मतलब मैं सत्ता पक्ष का हूं। तो निशिकांत दुबे की जो हम बात बता रहे थे आपको, निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, चीफ जस्टिस पे हमला किया, ये बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है, 11 साल से चल रही है। कभी धीरे होती है और कभी लगता है तेज हो जाती है। मीनाक्षी लेखी जो दिल्ली की सांसद थी, उन्होंने लोकसभा के अंदर, लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ही होती है वहां तो हर चीज, वहां उन्होंने कहा था कि जज साहबो सुन लो, तुम्हारी डायरिया, तुम्हारी फाइलें हमारे पास है। ये डराने की वही साजिश थी जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं। इसी तरह एक डर पैदा करने की कोशिश जुडिशरी पे की जा रही है, क्योंकि जितने भी संस्थान है सारे के सारे वो सब डर गए हैं, दब गए हैं, चुप हो गए हैं। एक जो है विपक्ष, वो भी लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है, वो मजबूती से डटा हुआ है। चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। और ये इन लोगों को जुडिशरी के द्वारा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की नागरिकता पे सवाल होने लगे जी, कल किसी की भी नागरिकता पे सवाल जाएंगे। राहुल की नागरिकता पे सवाल, ये पहली हियरिंग में इस केस को डिसमिस हो जाना चाहिए था। क्या मतलब हुआ? राहुल की नागरिकता पे आप कैसे सवाल पैदा कर सकते हैं? लेकिन चलाएंगे इसको ही, राहुल की नागरिकता पे सवाल पैदा करेंगे। एक दिन ये सवाल पैदा करेंगे कि राहुल इंसान है भी कि नहीं है, कहीं ये मंगल ग्रह से आया हुआ तो कोई चीज नहीं है ये। राहुल जी बिल्कुल, राहुल गांधी इनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा सत्ता संभालते ही 1 साल से पहले। 2014 में बने थे, हमारे ख्याल में जून जुलाई का महीना था शायद वो, जब प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 1 साल भी नहीं हुआ था, 18 मई 2015 को दक्षिण कोरिया में पिछले जन्मों के पाप बहुत थे, उन पापों के कारण भारत में जन्म लेना पड़ा। ये मोदी जी के शब्द है दक्षिण कोरिया में। विदेश में इन्होंने कहा कि भारत के डॉक्टर फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं। और जब सरकार मनमोहन सिंह की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उनपे कैसा हमला, देहाती औरत जी। और 2013 में भारत की सरकार कमजोर नेताओं की सरकार है, अमेरिका में बात कर रहे थे भारतीयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। प्रधानमंत्री मोदी 2013 में, इन सबसे देश का अपमान नहीं हुआ? भ्रष्टाचारियों की सरकार है ये।
शंघाई में कह रहे थे ये कि अब तुम गर्व करो कि मेरी सरकार आ गई, पहले तो शर्म ही शर्म थी तुम्हारे पास। क्या क्या नहीं बोला इन्होंने। 20 जवान हमारे शहीद हुए थे। उस समय पूरे देश को लगा था कि शायद अब इनको थोड़ी सी समझ आएगी और ये थोड़ा सा सत्य के नजदीक आएंगे, सच बोलेंगे। गलवान ने 20 जवान शहीद, और बोला इन्होंने क्या, ना कोई घुसा है ना कोई है, कोई नहीं है। हवा आई थी वो मार के चली गई हमारे जवानों को। कितने शर्म की बात है ये। तो ये तो देश की जनता को ही समझना पड़ेगा कि ये जो बातें हैं इनके अलावा और कुछ नहीं है। आप सोचिए कि 1947 कह रहे थे, 2047 तो कई लोग जी जाएंगे, देख लेते हो कि कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा 1000 साल सीधे कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, 1000 साल तक। 1000 साल बाद ये देख लीजिएगा, मैं करके जाऊंगा ये। और 25 साल निकल गए, ये बड़ा अफसोस है इसका। 975 साल बहुत कम बचे, भागो तेज गति से चलो। 25 साल निकाल दिए हमने, कमाल है। कुछ भी बोल देते हैं और मीडिया उसको सही साबित करने में लग जाता है। अब मीडिया को बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है, मीडिया खुद अपनी ड्यूटी निभाने लगता है। तो ऐसी ही ये जुडिशरी बनाना चाहते हैं, और इसलिए जुडिशरी पे दबाव ये जो बनाए चले जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे नेता भी, जैसा हमने कहा, अखिलेश अभी आगरा गए, रामजी लाल सुमन के साथ जाके खड़े हुए। पूरे देश में इससे एक मैसेज गया, इस तरह दबा नहीं सकते, किसी को डरा नहीं सकते। रामजी लाल सुमन जो है दलित तो है ही, उस जाति के हैं, जाटव समुदाय के हैं जिसकी खुद मायावती है। उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना, जाटवों को लगा कोई उनके साथ खड़ा होने वाला है। हाथरस में भी राहुल ही गए थे, मायावती जी नहीं गई थी हाथरस में, वो भी जाटव समाज की लड़की थी जी। तो ये जो सवाल है कि आज की तारीख में विपक्ष जो इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है, इससे ही देश को उम्मीदें हैं। और मोदी जी इसको जुडिशरी के द्वारा फंसाने में, क्योंकि अभी राहुल जुडिशरी से ही बच के आए हैं, उनकी लोकसभा सदस्यता तो आपने खत्म कर दी थी जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस बहाल किया था। अब नागरिकता का सवाल है, 25-26 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं। ईडी का आप ले आए, अब ईडी में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। अगर इनका बस चलेगा तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उससे अब जो है विपक्ष जो है डरने और दबने वाला नहीं है। और जुडिशरी की भी अपनी साख है। जुडिशरी का हर न्याय का हर मामला अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखा जाता है। जुडिशरी कोई भारतीय मीडिया की तरह नहीं है कि यहाँ बोला और खत्म हो गया। अंतर्राष्ट्रीय जुडिशरी में अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था के कोर्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था की बातें होती है। एक देश का मामले दूसरे देश में पढ़े और देखे जाते हैं, तो वहां उन्हें अपनी साख की चिंता है। इसलिए भारत की जुडिशरी जो है इनसे अब डरने और दबने वाली नहीं है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, भारत की जुडिशरी की बात और साथ साथ राहुल गांधी की बात। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं। जी प्रकाश जी, अभी आप मिल वीडियो, लेकिन आपका फिर अभी अटक गया वीडियो आपका। प्रकाश जी, आवाज़ आ रही मेरी? प्रकाश जी के पास आवाज़ नहीं जा रही है। जी प्रकाश जी, कोई हाँ, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, नेटवर्क डाउन है, समझ में आ रहा है, लाइट नहीं है, दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास दोबारा आना चाहता हूँ। राहुल गांधी क्या सोची समझी रणनीति के तहत बाहर जाकर देश का नाम बदनाम कर रहे हैं? ज़रा इनके सवालों को ही आपके ज़रिए समझने की कोशिश करता हूँ। प्रशांत जी। राहुल गांधी को विदेशी यूनिवर्सिटी से न्योता मिलता है, वो जहाँ के वहाँ जाके बात करते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में एक परंपरा है, वो भाषण केवल नहीं होता, वो सवाल जवाब होते हैं, और वो सवाल जवाब स्क्रिप्टेड नहीं हो सकते। अमेरिका में विश्वविद्यालय इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप सोचिए कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ट्रंप से लड़ रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप से बाकायदा उनका विरोध चल रहा है, और ट्रंप का विरोध चल रहा है हार्वर्ड से। तो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज लगभग विपक्ष का काम करती हैं, बहुत उनका सम्मान है, बहुत ऑटोनोमस हैं, और वो इसी शर्त पे बुलाती हैं कि सवाल जवाब होंगे, ओपन डायलॉग होगा। आज तक नरेंद्र मोदी जी
को किसी यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं इनवाइट किया? इसीलिए नहीं इनवाइट किया क्योंकि वो सवाल जवाब नहीं देंगे वो, और सवाल जवाब होंगे तो फिर 2002 भी आएगा, फिर वहाँ वक्फ भी आएगा, फिर तमाम चीजें आएंगी, फिर वो पहलू खान भी आएगा वहाँ पे, वहाँ लिंचिंग भी आएगी, वहाँ तमाम बातें आएंगी, हेट स्पीच आएगी, मंगलसूत्र, भैंस, ये सब भी आएगा, कपड़ों से पहचान लो, ये भी आएगा। तो बचते हैं, और इसलिए वो जब जाते हैं तो वो कुछ गुजरातियों को इकट्ठा करके, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कोई है वहाँ पे, तो उसी के जरिए वो उनके कार्यक्रम होते हैं। तो राहुल गांधी को इनविटेशन आता है, राहुल गांधी वहाँ जवाब दे पाते हैं, इसलिए जाते हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात मोदी जी के लिए क्या है? जो ईडी, सीबीआई, नेशनल हेराल्ड और संस्था भी कैंसिल करवा दी पिछली लोकसभा में, ये सब क्यों है परेशानी? एक ही परेशानी है, जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना का सवाल और 50% की लिमिट हटाने का सवाल, ये दो सवाल राहुल गांधी ने जो खड़े किए हैं, मोदी जी इनका सामना नहीं कर पा रहे आज तक। आप देखिए कि 2021 से हम 2025 के लगभग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं, और सेंसस का जनगणना कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्यों जनगणना नहीं हो रही? जनगणना करेंगे तो जातिवार जनगणना का सवाल खड़ा होगा जी। तो परेशानी राहुल गांधी से यहाँ है। और दूसरी परेशानी है जो संविधान की बात करते हैं। संविधान के लिए मंशा थी, वो तो मंशा दिखाई दे रही है, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो, मंशा दिखाई दे रही है। जो धनखड़ साहब कह रहे हैं जी कि 142 अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल है, वो डॉक्टर अंबेडकर के कलम से निकला है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो कहना क्या चाहते हैं ये लोग? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब कि अगर ये 400 पार कर भी जाते अगर, तो ये क्या करते? बड़ा तैयारी थी उसकी जी। उस तैयारी की कुछ चीजें हम लोग देखते रहते हैं। अब निशिकांत दुबे जी का एक फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि वो 4 बार के एमपी है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी उनको खड़ा करती है लोकसभा में राहुल गांधी खिलाफ, महुआ मोइत्रा खिलाफ, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया उनको। इस्तेमाल पूरा करती है, इस्तेमाल पूरा करती है, मजदूरी इनसे पूरी कर ले रही है, लेकिन इनका रमेश बिधूरी का भी साथ देने के लिए आ गए थे, आप याद कीजिए। हाँ, तो मेहनताना जो है इनका नहीं मिल रहा है। तमाम लोग मंत्री बन जाते हैं, ये बेचारे रह जाते हैं। जबकि झारखंड का चुनाव भी इन्हीं के कर कमलों से वहाँ पे लड़ा गया, इन्हीं के स्ट्रेटजी से लड़ा गया, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। दूसरी बात तो वो कह रहे हैं मुसलमान इलेक्शन कमिश्नर। कल ये राष्ट्रपति कलाम को कहेंगे मुसलमान, कल ये एयर चीफ मार्शल लतीफ को कहेंगे, कल ये मौलाना आजाद को कहेंगे। इसका तो कोई ये अंत नहीं है ना कि किसको क्या कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी, उनके फ्रस्ट्रेशन जो है मेरे ख्याल से वो निकलता है। दूसरा एक जहां नई परेशानी एक खड़ी हो रही है बिहार में, चिराग पासवान, उन्होंने एक नया दरवाजा खोल दिया है। वो ट्रम्प के रास्ते पर अमेरिका फर्स्ट, बिहार फर्स्ट पे आ गए वो। और उनकी दावेदारी जो है, अब उनकी भी दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए है, वो भी 11 सीटें मांग रहे हैं। तो एनडीए के कुनबे में बिहार में समस्याएं हैं। वो समस्याएं, महाराष्ट्र में समस्या है। समस्या महाराष्ट्र में सबसे बड़ी ये है कि जो नए मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने एक नाथ शिंदे जी, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाए कि वो उप मुख्यमंत्री हैं। और वहां पे उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो योजनाएं बनी थी, उन पे भ्रष्टाचार की जांच बैठी हुई है।
वो अमित शाह से शिकायत करते थे, अमित शाह से मिलते हैं तो इनके कुनबे में भी बड़ी परेशानियां हैं, जिसका क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल। दो चीज़ें रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच और फिर आता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास। एक तो अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट केरल से हैं, उन्होंने एक अभी याचिका दायर की है, लिखी चिट्ठी जगदीप धनखड़ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी लिखी गई। ये चिट्ठी आपके सामने स्क्रीन पर है, राइट साइड में आप देख सकते हैं। दूसरा है नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो कब कब विदेश में जाके क्या क्या बोलते रहे हैं, वो हमारे साथी शकील जी बता रहे थे, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुना देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। कई लोग, आप सारे साथी, कई लोग कहते हैं कि मोदी जी को मत सुनाया कीजिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों को ज़रूर सुनना चाहिए जिससे पता चले कि एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ इंसान विदेश जाकर कैसे देश का अपमान कर रहा है। ज़रा सुनिए। राहुल गांधी की बात तो खूब हो रही है, राहुल गांधी को लगातार घेरने की कोशिश हो रही है। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, सुनिए ज़रा। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ड। तो देख लिया, सुन लिया आपने। कैलिफोर्निया से लेकर दोहा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इधर फिर चाइना, दक्षिण कोरिया, सब जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये प्रेम उवाच जो हैं वो आप लोगों ने सुन लिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सुना कीजिए, याद किया कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी, उनको कानून बनाने में मज़ा आता है, मुझे कानून ख़त्म करने में मज़ा आता है। किस कानून की बात कर रहे हैं? आरटीआई की, मनरेगा की, राइट टू एजुकेशन की, राइट टू फूड की। इस कानून को ख़त्म करने में मज़ा आता है। बहुत सारे बजट कम हो गए, इसलिए मज़ा आता है। तो सोचिए ज़रा। लेकिन ना राहुल गांधी क्या कह रहे हैं विदेश जाके? क्या देश को बदनाम कर रहे हैं? राहुल गांधी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ ये कहा कि 5:30 से 7 के बीच इस 1.5 घंटे में 65 लाख मतदाता कैसे वोट डाल के चले गए। इतने मतदाताओं को वोट डालने के लिए सुबह तक लाइन में लगे रहना होगा। चलिए मान लिया कि एक नहीं, हजारों बूथों की बात वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 5, 6, 7, 8 घंटे लगेंगे। 1 घंटे, 1.5 घंटे में इतने मतदाता आके वोट डाल गए, या वहाँ पर कोई धांधली हुई है? अगर नहीं हुई है तो अभी तक चुनाव आयोग, जो राजीव कुमार आयुक्त चले गए, वो उनके बाद वाले अभी तक क्यों नहीं बताया कि नहीं जी राहुल गांधी आप गलत बोल रहे हैं,
हम आपके ऊपर मानहानि का केस करेंगे। कर दीजिए, 27 केस राहुल गांधी के ऊपर, एक केस और कर देते, कम से कम सुर्खियां तो सरकार बटोरती ना सुनील शुक्ला जी। लेकिन यहां तो कुछ और हो रहा है। सवाल यही है ना कि आपने जो बयान सुनवाए प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो उन्होंने एक सांसद के रूप में बयान नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने बयान नहीं दिया है, प्रधानमंत्री के रूप में बयान दिया। और उन्होंने इस देश के ऊपर सवाल पैदा किया। राहुल गांधी का आप एक भी इस तरह का बयान नहीं सुनवा सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि किस देश में पैदा हो गए, वहां चुनाव में इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं कि वहां चुनाव लड़ने कोई मतलब नहीं, मैं देश छोड़ के जा रहा हूं और आप क्यों हरा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश की समस्याएं जो है उन समस्याओं से हम निपटने के लिए पर्याप्त है, हम लड़ते रहे जी। देश के खिलाफ उन्होंने कोई बात नहीं की। कुरैशी साहब को लेकर के जो बयान दिया निशिकांत ने, वो निशिकांत दुबे जी तो प्रधानमंत्री से प्रेरित है। आप याद कीजिए लिंगदो साहब के बारे में क्या बात करते थे मोदी जी, बिल्कुल पूरा नाम उनका लेकर के बोलते थे वो, जैसे कि वो केवल ईसाइयों के प्रतिनिधि हो। कभी भी उन्होंने जिस नाम से वो पुकारे जाते थे लिंगदो साहब, उन्होंने कभी नहीं कहा क्या माइकल लिंगदो, मतलब बार बार उस शब्द पर यह बताने की कोशिश कि वह क्रिश्चियन है। ये तो निशिकांत दुबे जी ने वहां से प्रेरणा ली है। वो कब भारतीय जनता पार्टी ने इसमें संकोच किया इस तरह की बात करने से? संप्रदाय की बात करना, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को एकत्रित करने की कोशिश करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। उसी पार्टी के नेता निशिकांत जी हैं, उनको कभी इस चीजों से संकोच नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी को जैन मंदिर टूट जाए उसमें कोई समस्या नहीं है, एक नेता कोई बयान नहीं देता। जो जैन साहब ज्ञानवापी के लिए बहुत चिंतित दिखाई पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक खड़े रहते हैं, वो भी एक बार ही नहीं बोलने के लिए है कि आपने जैन मंदिर कैसे तोड़ दिया, वो इतना पुराना मंदिर कैसे आपने उसको ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता उस पर सवाल नहीं पैदा करता। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो धार्मिक स्थलों को लेकर के उनके भावनाएं हमेशा भड़कती रहती है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो है कि किसी चीज से अगर संवैधानिक संस्थाओं की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आप बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां उनकी आपने आलोचना की तो देश खतरे में पड़ जाता है। जिस पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, जनता के बीच में विश्वास पैदा कर रहे हैं उन संस्थाओं को लेकर के, वह देश नहीं तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर देश तोड़ने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन एक विपक्ष का नेता जो कामकाज पे सवाल पैदा कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हो। अब ये नैरेटिव, आप इस नैरेटिव को बदल नहीं सकते। राहुल गांधी जो सवाल पैदा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किए जा रहे जितने नैरेटिव्स हैं उसको ध्वस्त करता है। राहुल गांधी जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव हो रहे हैं, अगर आप चुनाव करा रहे हैं तो पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। चुनाव की धांधलियां जनता जाने। ये वही सरकार है जो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव 6% से जीतना चाहती थी। आज तक कोई कार्रवाई की आपने उनसे सवाल पूछा कि वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव में कौन लोग थे जो इस तरह के गतिविधियों में शामिल थे? कोई कार्रवाई की आपने वहां पर? कोई कार्रवाई आपने नहीं की, क्योंकि आपके अनुकूल हो रहा था। उस गैर कानूनी तरीके से किए गए कार्य में जीता हुआ जो मेयर था उसको अपने नड्डा साहब ने उसको बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस राज्यपाल के कामकाज को गैर कानूनी अवैध बताया, उस राज्यपाल के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? जिस राज्यपाल के पद के गरिमा के अनुकूल धनखड़ साहब पश्चिम बंगाल में काम करते रहे, कभी आपने सवाल पैदा किया? ये लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश में अमेरिका में जाकर के देश के खिलाफ बात कर दी। देश के खिलाफ कैसे कोई बात हो सकती है? और यह नैरेटिव चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना को, जो देश की आलोचना करके निरूपित करने का प्रयास करती है, लोगों के बीच भावनाएं भरने की कोशिश करती है, वो चलने वाला नहीं। लोग जान गए कि आप किस तरह की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर देश में रह करके इस तरह के हमले करें, वो स्वीकार किया जा सकता है। उन्होंने कामकाज पर टिप्पणी की है, नाम लेकर टिप्पणियां की है।
राहुल गांधी ने केवल उस प्रक्रिया पर सवाल उठाया है, और उसमें उस प्रक्रिया पर सवाल उठाना एक नेता विपक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर वो इन सवालों को नहीं उठाते तो अपने जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं, मेरा अपना मानना है कि वह उनकी परंपरा के, उनकी कार्यशैली के अनुकूल है। पहले ये बातें लोग सुन लेते थे, उन बातों पर विश्वास भी कर लेते थे। अब यह नैरेटिव चलने वाला नहीं है। इस तरह की चीजें अब लोग स्वीकार करेंगे नहीं, और अब आपको उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो सवाल जनता के बीच से निकल रहे हैं। आपको सरकार के कामकाज पे उठाए जा रहे सवालों की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और उन सवालों से आप बच के निकल नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, क्लोजिंग। अमलेंदु जी, क्या यहाँ से अभी राहुल गांधी तो लौट के आएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बीच अभी और भी बहुत कुछ होना है। क्या सियासत में अभी, और बिहार चुनाव भी है, कैसे देखा जाए देश की सियासत को अगर इन तमाम चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट निशाने पे है, क्या कहते हैं? देखिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट निशाने पर है निश्चित तौर पे, और ये शुरुआत की है जगदीप धनखड़ ने, और ये पूरी एक तरीके से कहा जाए कि क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है कि जगदीप धनखड़ ने शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाया निशिकांत दुबे ने। तो यहाँ ये आरएसएस का जो एजेंडा है उसको जगदीप धनखड़ से लेकर निशिकांत दुबे तक आगे बढ़ा रहे हैं। जेपी नड्डा ने, राजीव जी, हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उसके बाद जेपी नड्डा का ट्वीट आया है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा है कि ये हमारी पार्टी का रुख नहीं है, और पार्टी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया, ये जेपी नड्डा ने कहा। लेकिन उसके बाद जेपी नड्डा का ट्वीट आने के बाद जो है एसवाई कुरैशी को निशिकांत दुबे ने कहा मुस्लिम आयुक्त थे। सवाल यह कि जेपी नड्डा ने क्या कोई कार्रवाई करी निशिकांत दुबे के खिलाफ, कोई एक्शन लिया गया? अगर ये भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये एक तरीके से राजीव जी लगता ये है कि ये इसी एजेंडे के तहत सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर रहे हैं, और ये जो इनकी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है सीधे सीधे उस पर आ रहे हैं और इसको और चौड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इसका भी लाभ राजीव जी नहीं मिलेगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंगल सूत्र ले जाएंगे, ये कहा था, आप लोगों को याद होगा कि आगे मंगल सूत्र ले जाएंगे। और मंगल सूत्र काहे से बनता है? सोने से का भाव क्या है? लोकसभा चुनाव से पहले क्या था और आज सोने का भाव क्या था, तो कौन ले जा रहा है, ये देश की जनता को समझना चाहिए कि मंगल सूत्र छीनकर कौन ले जा रहा है। तो राजीव जी बहुत कुछ चलेगा। ऐसा जो बिहार की प्रशांत जी ने बात कही थी, उनके चिराग पासवान के बहनोई है अरुण भारती, जो कि सांसद भी, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, और चिराग पासवान का भी कहना है कि उनको बार बार जो बिहार पुकार रहा है। और अमित शाह जब पहुंचते हैं बिहार तो एक तरफ नीतीश कुमार खड़े होते हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान खड़े होते हैं। तो ये वहां क्या हो रहा है ये भी राजीव जी अच्छे तरीके से समझा सकता है। राहुल गांधी ने जो हमला किया है अमेरिका से चुनाव आयोग को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी उससे बिलबिलाई हुई नजर आ रही है। जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग में कोई सफाई नहीं आई है, सफाई आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं, हमला करो चुनाव आयोग पे, जवाब आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जो ये रिश्ता जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बीच है, राहुल गांधी इसी को कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खुद जो है वो सच साबित करती नजर आती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सियासत अलग, और इधर विपक्ष की सियासत, और इन सब के बीच न्यायपालिका को कटघरे में, जो कटघरे में खड़ा करना चाहता है वो उसको ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। सुनील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी सुनील जी। राजीव जी, जो ये बिहार की बात हो रही है, बिहार में जो चिराग पासवान कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। यह होगा क्या? जो 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 कारनामा किया था भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार बनाए जाएंगे, और सीटों की संख्या कम की जाएगी नीतीश कुमार जी की। चिराग पासवान कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वह सीधे सीधे निशाने पर है नीतीश कुमार, और ये नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को आगे किया गया, जो 2020 के चुनाव में जिस तरीके से किया गया था, थोड़ा और संभ्रांत तरीके से किया जा रहा है। चिराग पासवान ऐसा है कि जितने सीटें कर रहे हैं उतने सीटों पर लड़ भी लेंगे। वो उनकी दावेदारी के नाम पर उनकी दावेदारी शो की जा रही है नीतीश कुमार को दबाव में लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को एडजस्ट करने के लिए। यह मैं नीतीश कुमार के इस
चिराग पासवान के इन बयानों को मैं बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए शुरू की गई पहल में मानता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिहार पे तो खूब चर्चा होगी, खूब आने वाले समय में बिहार पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बिहार के पड़ोसी राज्य यानी झारखंड, और वहाँ एक संसदीय क्षेत्र है गोड्डा, और वहाँ गोंडा, और वहाँ से हैं निशिकांत दुबे जी। निशिकांत दुबे जी यहाँ केरोसिन में माचिस लगाए बैठे हैं। राहुल गांधी वहाँ अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन परेशान यहाँ भाजपा है। जुडिशरी में भी बहुत कुछ आप देखने वाले आने वाले समय में, यानी न्यायपालिका जो है वो क्या करने जा रही है उस पर भी नज़रें रखिए नज़रें इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी यात्राओं पे भी। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, अमलिंदु जी साथ में जुड़े थे, हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, वीडियो उनका गड़बड़ था।